Hey guys, hi. So in the last class, what we did was very simple idea of the blood clotting. So we tried to understand the antigen and antibody, and we tried to understand how if we are going to, have a wrong antigen or wrong antibody getting diffused, तो ब्लड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और आरबीसीज क्लम्प हो जाएंगे एक जगह पे, और इस क्लम्पिंग के कारण द फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाएगी, राइट. सो लेट मी रिमूव माई सेल्फ. दिस इज वॉट वी हैव डन दैट. अगर हम डोनर और रिसीवर के टर्म्स में बात करें, रिसीव्ड एंटीजन इज इंपॉर्टेंट. मैं फिर से बता रहा हूं, डोनर का एंटीजन और रिसीव्ड एंटीजन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होता है एंड एंटीजन जो मैं रिसीव कर रहा हूं उसके खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए. ओके, सो ए को कौन डोनेट कर सकता है? ए और ओ. ए के पास सेम एंटीजन है, हेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बी को कौन डोनेट कर सकता है? बी एंड ओ. बी के पास सेम एंटीजन है, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है. ए बी को कौन डोनेट कर सकता है? तो खैर ए बी के पास दोनों एंटीजन एंड नन ऑफ द एंटीबॉडीज है, तो ए बी के पास ए बी को कोई भी डोनेट कर सकता है. क्यों? क्योंकि कोई भी एंटीजन उसे मिल जाए उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा. नाउ इफ यू लुक एट ओ, ओ के पास सारे एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी एंटी ए, एंटीबॉडी एंटी बी. तो अगर किसी ने उसे डोनेट किया, ए ने, बी ने या ए बी ने, तो रिएक्शन होना तय है और ऐसा होगा तो एग्लटिनेशन होना इज नॉन अवॉइडेबल. कोई इसे अवॉइड कर ही नहीं सकता. ठीक है. We already discussed this in the last class, and with the help of a diagram from a very good book, I just want to show you what happens if we do. So ये पिक्चर आपको कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लैरिटी दे रहा होगा. तो आप देख सकते हो एंटीजन कहाँ है? आरबीसी के सरफेस पे. एंटीबॉडी कहाँ है? तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ रिएक्शन. अब आप ये देखो, अगर क्लम्पिंग नहीं हुई, इफ देयर इज नो क्लम्पिंग, देन व्हाट विल हैपन? द ब्लड अपीयर्स टू बी वेरी क्लियर. ब्लड एकदम क्लियर है. बट अगर क्लम्पिंग हुई तो आपको हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, राइट. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस. फिर हमने आर एच ब्लड ग्रुपिंग की बात, आर एच ब्लड ग्रुपिंग की भी बात की, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें कोई इशू नहीं होने वाला. एंड व्हाई विल देयर बी नो इशू इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी? क्योंकि मदर की बॉडी ने अभी तक एंटीबॉडीज बनाया ही नहीं था. लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट बाद, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होगा, जब प्लेसेंटा फीमेल की बॉडी डिस्कार्ड करेगी, उस डिस्कार्डिंग के दौरान कोरियोनिक विलाई, जो टिश्यू जंक्शंस होते हैं मैटरनल और फीटल टिश्यू के बीच में, वो टीयर हो जाएंगे और मदर का ब्लड थोड़े समय के लिए प्लेसेंटा में जो फीटल का ब्लड था उसके आरबीसी से एक्सपोज हो जाएगा और उनका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, राइट. सो वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस इन द लास्ट क्लास. ठीक है. अब हम कहानी को आगे लेकर जाएंगे एंड वी टॉक अबाउट WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. देखो, कई लोग RBCs को ट्रू सेल्स नहीं कहना चाहते. इवन दो दे आर कॉल्ड erythrocytes, वी आर नॉट कंफर्टेबल कॉलिंग देम erythrocytes बिकॉज इन द मेच्योर फॉर्म उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो मेन सेल है आपके ब्लड का, दैट इज नथिंग अदर देन द WBCs, द वाइट ब्लड सेल्स. ना वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स. वी ऑल्सो कॉल देम ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक कलरेशन. ओके. नाउ कितना होगा? ऑलमोस्ट 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब, यानी पर ml. नाउ सम लिव फॉर डेज, सम लिव फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. इस चीज़ को समझो बेटा. Why would some live for days? So देखो, अभी हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं. WBCs there are variety types. ठीक है. तो कुछ WBCs they will live for some days, and during those days that they are alive they'll fight, but eventually what will happen is they will die.
but some particular WBCs, we'll talk about them. The lymphocytes, these WBCs, they are going to stay alive almost throughout the life. कई बार आपने सुना होगा कि एक बार अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो इसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस, वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ओके, नाउ व्हाई इज दैट हैपनिंग? क्योंकि आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन की मेमोरी को सेव कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस नहीं है. तो कैसे सेव कर रहा है? क्योंकि जिस आरबीसी ने उस पर्टिकुलर पैथोजन को डिटेक्ट किया था, सॉरी, जिस डब्ल्यूबीसी ने उस पर्टिकुलर पैथोजन को डिटेक्ट किया था, उस डब्ल्यूबीसी का, राइट, उस पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी जो है, इट इज गोइंग टू लिव ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज यू लिव. ठीक है. सो दिस is why NCERT writes that some of the WBCs, they live throughout the life. Okay. Now they can undergo amoeboid movement. What is the meaning of amoeboid movement? Amoeba like का क्या मतलब है? आपको पता है amoeba अपने साइटोप्लाज्म को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करके कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है. तो जब कुछ WBCs को ब्लड वेसल से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो वो पर्टिकुलर समय आपका WBC कुछ इस तरीके के मूवमेंट करके उस ब्लड वेसल से बाहर निकल सकता है. दिस इज अमीबा लाइक मूवमेंट. अमीबा लाइक मूवमेंट को हम डायापीडीसिस कहते हैं. जब ये WBC अमीबा लाइक मूवमेंट शो करके ब्लड वेसल के बाहर निकल जाएगा और ब्लड वेसल के बाहर एक पैथोजन को पड़ा पाएगा, तब यही WBC, and not all WBCs can do this, remember that, we'll talk about the specific type, यही WBC फिर से एमेबॉइड मूवमेंट करके इस पैथोजन को इनगल्फ कर लेगा. नाउ इनगल्फिंग द पैथोजन, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस. ठीक है. साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करके किसी बड़े पार्टिकल को इनगल्फ करना, दैट इज फैगोसाइटोसिस. बट एमेबॉइड मूवमेंट करके किसी ब्लड वेसल से बाहर आना और टिश्यू स्पेस में एंटर करना, दैट इज डायापीडिसिस. तो दो वर्ड्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना. नाउ WBC के बड़े सारे टाइप्स हैं और इन टाइप्स को आपको समझने की ज़रूरत है. अब इन टाइप्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा डाइज के बारे में. Would we ever ask you about the dyes? Of course not. We are not going to. बट ये जो चीज़ें हैं ना, इट्स बेटर कि आप इसे अभी समझ लो rather than being surprised in the examination. ठीक है. सो जनरली जब हमें WBCs के बारे में पढ़ना होता है, we study something called H and E staining. H is hematoxylin, E is eosin. ठीक है. हेमाटोजाइलिन एंड इओसिन आर टू डाइज. जो आपका इओसिन है वो एसिडिक डाई है और जो आपका हेमाटोजाइलिन है वो बेसिक डाई है. ठीक. नाउ अब देखो आइडिया क्या है. आइडिया इज वेरी सिंपल. यूजुअली द ऑपोजिट नेचर विल अट्रैक्ट. अट्रैक्शन बेस और एसिड के बीच में नहीं, अट्रैक्शन चार्जेस के बीच में हो रहा है यहाँ पे. तो व्हेन आई से एओसिन इज एन एसिडिक डाई, मतलब उसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो वो बेसिकली चार्ज्ड प्रोटीन के पास अट्रैक्ट करेगा. व्हेन आई से हेमाटोजाइलिन इज अ बेसिक डाई, आई वांट टू टेल और कम्युनिकेट कि वो उसका नेचर पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव थिंग्स के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. ये बेसिक नेचर होता है हेमाटोजाइलिन और इओसिन का. नाउ अब ये डाइज कैसे हैं? जो इओसिन है वो पिंक इन कलर होता है यूजुअली. जो हेमाटोजाइलिन है वो ब्लू इन कलर होता है, जनरली ब्लूइश और ब्लूइश पर्पल. ठीक है. कुछ ऐसा कलर होता है हेमाटोजाइलिन और इओसिन का. अगर इतना क्लियर है, अब इसको याद रखना. वैसे इओसिन एसिडिक, ऐसे याद रखो. तो इओसिन ई आ गया ना, तो एसिडिक हो गया. जो बच गया वो बेसिक होगा. ठीक. अब WBCs के टाइप्स को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं. ग्रैनुलोसाइट्स
ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब इसका मतलब समझो, बहुत इजी है बेटा। ग्रैनुलो मतलब उसके अंदर ग्रेन्यूल्स है। कैसे ग्रेन्यूल्स? ग्रेन्यूल्स का मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर्ड है, कोई ना कोई सब्सटेंस है जो उसके अंदर स्टोर्ड है, और वो सब्सटेंस अपना कमाल दिखाएगी। हो सकता है वो एक डाइजेस्टिव प्रोटीन हो, और इट कुड बी एनी अदर सिक्रीशन। ठीक। अब ग्रेन्यूल्स इतने बड़े हैं, नॉट बड़े हैं बट इतने सिग्निफिकेंट साइज में हैं, और इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में डाई को ऑब्जॉर्ब करते हैं कि जब इनको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत आसान से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इन ग्रेन्यूल्स को। सो ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए ग्रेनुलोसाइट्स कहलाए क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में मुझे ये ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स इसलिए कहलाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास ग्रेन्यूल्स ही नहीं है, उनके पास माइन्यूट क्वांटिटीज में ग्रेन्यूल्स हैं, बट दे आर नॉट बिग इनफ टू अपीयर स्टेन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। इसलिए हम सिंपल आसान भाषा में बोल देते हैं कि भाई ग्रेन्यूल्स ही नहीं है उनके पास। ठीक है। नाउ अब ग्रैनुलोसाइट्स यानी ग्रेन्यूल्स, कंस्पीक्वस ग्रेन्यूल्स वाले कैसे दिखेंगे? कंस्पीक्वस ग्रेन्यूल्स वाले न्यूट्रोफिल, एसनोफिल और बेसोफिल, तीन तरीके से होंगे। अब इनका नाम आपको इनके स्ट्रक्चर या इनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है। नाउ एसनोफिल, एओसिनोफिल मीन्स लविंग। If I say hydrophilic, I love water. If I say hydrophobic, I fear water. Phobia मतलब fear, fill मतलब love. So eosinophils, they are acid loving. Acid loving मतलब they will attract the acidic dyes. अब देखो, जो एसनोफिल्स होते हैं लार्जली क्या होगा, ये पिंकिश, इनके जो साइटोप्लाज्म में आपके बेसिक प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये एओसिन को अब्जॉर्ब कर रहा है, एओसिन से बाइंड कर रहा है, दैट इज़ वाई दे आर लुकिंग पिंक इन कलर। ठीक है। अब लेकिन ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो न्यूक्लियस होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूक्लियस हमेशा ब्लूइश पर्पल ही दिखता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज डीएनए से भरा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो हिमेटोजाइलिन को लेगा, तो कभी भी डायग्राम में न्यूक्लियस ऑलमोस्ट हमेशा ब्लूइश कलर ही दिखेगा। साइटोप्लाज्म का कलर बस वेरी करता है ना। एसोनोफिल में कैसा न्यूक्लियस हमें दिखा? टेलीफोन शेप्ड न्यूक्लियस हमें दिख सकता है, एस शेप भी कभी कभी होता है, और इसका काम क्या है? इट वर्क्स अगेन पैरासिटिक वर्म्स एंड एलर्जीज। दोनों ही केसेस में एसोनोफिल काम आते हैं। ठीक। फिर आते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का ये मतलब नहीं है कि वो कोई भी डाई नहीं लेगा या न्यूट्रल डाई लेगा। न्यूट्रोफिल का मतलब है वो दोनों डाई लेगा, वो एसिडिक भी लेगा और बेसिक भी लेगा। So neutrophils, they are going to take both the dyes. They will take acidic dye as well as they will take basic dye. Now इसलिए इनका साइटोप्लाज्म थोड़ा पर्पल पिंक दिखाई देगा। ठीक। सो इनमें कोई खास डिफ्रेंशिएशन, मतलब दोनों तरह के ग्रेन्यूल्स लगभग बराबर क्वांटिटी में है, सो दैट इज व्हाई देयर साइटोप्लाज्म विल अपीयर पर्पलिश पिंक। ठीक। इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? मल्टी लोब। मल्टी लोब मतलब कई सारे लोब। अब आप इनका न्यूक्लियस को देखो, 3 to 5 लोब्स हैं, 3 to 5 लोब्स हैं, 3 to 5 न्यूक्लियाई नहीं है, न्यूक्लियाई एक सिंगल है। अब क्योंकि नंबर ऑफ लोब्स इन द न्यूक्लियस कैन वेरी, दैट इज व्हाई हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ऐसे न्यूक्लियोसाइट्स जिसके न्यूक्लियस का शेप पॉली यानी मल्टीपल है, यानी 3 या 5 लोब वाला। ठीक। इट इज ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट WBC इन द ब्लड। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो एक बहुत अच्छी किताब में मैंने पढ़ा था। दैट ट्रिक इज नेवर लेट मंकी ईट बनानास। न्यूट्रोफिल, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil. This is from a very good book.
सो नेवर लेट मंकी ईट बनानास, इससे आप उसका ऑर्डर याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा WBC हमारे बॉडी में होता है, दैट इज न्यूट्रोफिल। फिर आएगा लिम्फोसाइट, फिर आएगा मोनोसाइट्स, फिर एस्नोफिल, फिर बेजोफिल्स। ना अब आते हैं बेजोफिल्स पे। बेजोफिल्स का काम क्या है? तो बेजोफिल्स सबसे कम है, इसका यू शेप्ड और एस शेप्ड न्यूक्लियस हो सकता है। सॉरी, आई थिंक अर्लियर आई सेड एस शेप्ड न्यूक्लियस फॉर एस्नोफिल, एस शेप्ड यहाँ होगा। सो यू और एस शेप्ड न्यूक्लियस। नाउ बेजोफिल आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है। व्हाट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होना? जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस के एंटर होने के चांसेस हैं या एंटर हो चुका है, योर बॉडी इनिशिएट्स एन अटैक। वहां पे उसे ब्लड कैपिलरीज को वाइड करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ फाइटर सेल्स भी आएंगे। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी ये भी कोशिश करती है दैट आपकी ब्लड कैपिलरीज का लीकीपन मीन्स वो कितने प्लाज्मा और सेल्स को बाहर आना दे रहे हैं वो इंक्रीज हो जाए। सो उसके लिए हम हिस्टामीन का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारे काम कराता है आपका बेजोफिल। सो ब्लड वेसल का परमिएबिलिटी और ब्लड वेसल का डायलेशन कराएगा। वेजो डायलेटर यानी ब्लड वेसल की डायामीटर को बड़ा करेगा एंड इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स को जरूरत से ज्यादा परमिएबल कर देगा। परमिएबल करने से क्या फायदा है? ज्यादा से ज्यादा वहां पे ब्लड आएंगे और ब्लड के सेल्स बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के आपके पैथोजन को खाना शुरू करेंगे। दैट इज द होल पर्पस ऑफ सिक्रीटिंग हिस्टामिन। कूल है इतना ना? आगे चलते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट हिस्टामिन। नेक्स्ट इज हिपैरिन। हिपैरिन अननेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थ्रोम्बोसाइट्स में कि कैसे आपके ब्लड में सेल्स हैं जो कोई भी ब्लड वेसल का ब्रीच, ब्लड वेसल का इंजरी को फटाफट सील कर देते हैं ताकि ब्लड का लॉस ना हो। हिपैरिन इंश्योर करता है कि अपने आप ही ब्लड ऐसे क्लॉट ना हो जाए, विदाउट एनी इंजरी ब्लड क्लॉट ना हो जाए। दैट इज मेंटेन्ड बाय हिपैरिन। ठीक है। अब सेरोटोनिन का क्या काम है? सेरोटोनिन इम्यून रिएक्शंस को मॉड्यूलेट करता है। डिटेल अभी नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। कूल है? सो दोज आर द थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल। अब ए ग्रैनुलोसाइट यानी विदाउट ग्रेन्यूल वाले। अब देखो क्लासिकल डेफिनेशन देखा जाए तो सिर्फ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हम ए ग्रैनुलोसाइट्स में इंक्लूड करते हैं। बट एक और तरह का सेल होता है लिम्फोसाइट में, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स नाम से समझ में आ रहा है ये किलर्स है, यानी इन्होंने खराब सेल को, इन्फेक्टेड सेल को अगर आइडेंटिफाई किया तो उनको मारने का काम करेगा। ठीक है। कैंसरस सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को मारने में नेचुरल किलर सेल्स काफी आगे है। नाउ ए ग्रैनुलोसाइट्स कुड बी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक होते हैं, नाम से पता चल रहा है खाने वाले। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक थे। फर्क इतना है, न्यूट्रोफिल लार्जली ब्लड वेसल में रहते हैं, जरूरत पड़ने पे ब्लड वेसल के बाहर आएंगे, अपना काम तमाम करेंगे, खुद इतने डैमेज हो जाएंगे कि बहुत लाइकली है कि उनको मरना पड़ेगा। ठीक। मोनोसाइट्स जनरली तो ब्लड में घूमते हैं, बट समय समय पे मोनोसाइट्स ब्लड को छोड़ के बाहर आते हैं और कभी कभी इनको बुलाया भी जाता है बाय इम्यून सिस्टम। बाहर आके बहुत सारा फ्लूइड को इनटेक करते हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू मैक्रोफाजेस। दे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफाजेस। फाज बोले तो खाने वाला, ईटर। मैक्रो बोले तो बड़ा खाने वाला, बिग ईटर। So macrophages are big eaters. They'll transform into really huge cells and what they will do? They will start phagocytosis. फिर आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है? Once again clearly we'll understand them in detail as well in the chapter immune system, but अभी के लिए हमें क्या समझना है? This is responsible for adaptive immunity. अब इस चीज को समझो बेटा, adaptive immunity क्या होता है? एक इम्यूनिटी तो वो है जिसके साथ हम पैदा हुए, वी ऑलरेडी हैव दैट इम्यूनिटी। इट डज नॉट नीड एनी ट्रेनिंग, इट इज लेस स्पेसिफिक
उसको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं है, और वो एक जनरल क्लास ऑफ पैथोजन को पकड़ के मार सकता है। वेयरएज जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हम मोर एंड मोर पैथोजन से एक्सपोज होते हैं। हमारी बॉडी इन पैथोजन को डिटेक्ट करती है और इनके खिलाफ ऐसे सेल्स बनाती है जो सिर्फ इसी पैथोजन को पकड़ के मार सके। दैट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी विच इज मोर स्पेसिफिक एंड मोर केपेबल। अडेप्टिव इम्यूनिटी देने वाले हैं लिम्फोसाइट्स दो तरीके से। कैसे? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट क्यों है? क्योंकि ये मेच्योर होते हैं आपके बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट क्यों है? क्योंकि ये मेच्योर होते हैं आपके थाइमस में। थाइमस एक छोटा सा ग्लैंड है जो हार्ट के पास होता है। अब बी लिम्फोसाइट मेच्योर और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे बेटा? वो मेच्योर और एक्टिवेट होने के बाद फाइटर प्रोटीन्स सिक्रीट करेंगे। खुद नहीं मारेंगे, वो ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगे जो पैथोजन को अटैक करके या पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स ऑन द अदर हैंड, व्हाट विल दे डू? T lymphocytes will cause the attack on the pathogen or tumor cells and cause their death. याद रखना, cause their death, ऐसा नहीं कि उसको खा जाएगा, वो काम फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स का है। बट T lymphocytes will initiate mechanism जिससे उन सेल्स का मरना तय है। ओके, सो दिस इज द 5 मेजर टाइप्स ऑफ WBC। अब NCERT ने आपको इन सब का परसेंटेज दे रखा है, 3 का दे रखा है, आई थिंक सबका नहीं दिया है। न्यूट्रोफिल का 60 to 65, मोनोसाइट का 6 to 8 एंड बेसोफिल का 0.5 to 1%। बेहतर है सेफ साइड के लिए सबका याद कर लो, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस। अब इस पिक्चर को देखो, दिस इज अ रियल पिक्चर फ्रॉम अ वेरी गुड बुक दैट कैन टेल यू हाउ डू द ग्रेनुलोसाइट्स लुक। अब देखो, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस आपको ब्लू दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो ब्लू न्यूक्लियस है दैट हैज अब्सॉर्ब्ड हेमाटोजाइलिन, लेकिन उसका साइटोप्लाज्म आपको पिंकिश दिख रहा होगा, क्यों? दे हैव अब्सॉर्ब्ड आपका इओजिन। एस्नोफिल का साइटोप्लाज्म आपको इतना ज्यादा पिंक दिख रहा है क्योंकि इट हैज अब्सॉर्ब्ड एसिडिक डाई इओसिन। बेसोफिल का साइटोप्लाज्म आपको पूरा ब्लू दिख रहा है बिकॉज दे हैव अब्सॉर्ब्ड बेसोफिल। अब अगर आप मोनोसाइट या लिम्फोसाइट को देखो तो उनके मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई जो हैं थोड़े से पर्पलिश पिंक दिखेंगे, पर्पलिश पिंक, और दे माइट आल्सो लुक अ बिट ब्लूइश। व्हाई? बिकॉज डीएनए की वजह से उनका न्यूक्लियस ने स्टेन पकड़ा है। साइटोप्लाज्म में उतने ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे क्योंकि ग्रेन्यूल्स थोड़े छोटे छोटे हैं और वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, ठीक है। सो WBC का मेजर काम क्या है? टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। अगर WBC का अमाउंट बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, WBC का अमाउंट घट गया तो इम्यूनिटी, हमारी एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस घट जाएगी। सो ल्यूकोसाइटोपिनिया is when the WBC amount decreases, whereas leukemia is the condition जब WBC का अमाउंट कैंसर की वजह से, ट्यूमर होने की वजह से, ब्लड कैंसर होने की वजह से बढ़ चुका होता है। सो वी हैव ल्यूकोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकीमिया एज समथिंग दैट वी शुड नो एट दिस स्टेज। क्लियर है? सो इस लेक्चर को आई एम एंडिंग राइट हियर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड blood platelets, how do they cause blood clotting and how is it important. Okay, take care, bye bye.